चलिए बढ़ते खबरों में आगे। बीजेपी ने देश भर में नारा दिया था, अब की बार 400 पार। तो वहीं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने नारा दिया था, अब की बार 4 लाख पार। ये नारा 4 जून की मतगणना के बाद बिल्कुल सही साबित हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई और विजय बघेल ने अपने ही पिछले लोकसभा चुनाव के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार 4,38,000 मतों के अंतर से विजय प्राप्त की और दोबारा दुर्ग लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव के साथ ही मतगणना पूरी हो चुकी है और देश का राजनीतिक परिदृश्य क्लियर हो चुका है, किस पार्टी को बहुमत है और कौन सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी जो है भाजपा को बड़ी सफलता मिली है, 11 में से 10 सीटें भाजपा के खाते में गई हैं। इसी में एक सीट है दुर्ग लोकसभा का। दुर्ग लोकसभा शुरू से हाई प्रोफाइल सीट रहा है, बड़े राजनीतिक यहाँ दुर्ग से निकले हुए हैं। दुर्ग के कई राजनीतिज्ञ जो है दूसरे लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़े हैं। हम दुर्ग लोकसभा की चर्चा करेंगे। हमारे साथ है दैनिक भास्कर डिजिटल के संभाग प्रमुख संदीप उपाध्याय जी कि किस प्रकार से दुर्ग लोकसभा का राजनीतिक समीकरण बना और भाजपा को यहाँ पर एक बड़ी सफलता यहाँ पे मिली है। जी, भाजपा को सफलता की बात करें तो यहाँ से विजय बघेल जी भाजपा से चुनाव लड़े थे और सिटिंग एमएलए भी थे और काफ़ी मिलन और सहज उनका स्वभाव है। वहीं उनके खिलाफ जो कांग्रेस से कद्दावर पार्टी है वो राजेंद्र साहू चुनाव लड़े थे। राजेंद्र साहू और विजय बघेल में अंतर की बात करें तो विजय बघेल दुर्ग संभाग के लिए या दुर्ग लोकसभा के लिए जितना नोन चेहरा था उतना ही राजेंद्र साहू जो है वो उतना नोन चेहरा नहीं था लोगों के लिए। गांव में उनकी ख्याति उतनी कम थी जितना विजय बघेल को लोग जानते थे। इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। दूसरा, कांग्रेस ने जो ट्रम्प कार्ड खेला था वो साहूवाद था। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में जो साहू को टिकट मिल रही थी वो ज़्यादा मिल रही थी, लेकिन इस बार कम लोगों को टिकट दी गई। और जब भिलाई में आपका यहाँ पे साहू समाज की बैठक जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी काफ़ी साहू समाज ने रोष जताया था, तो ऐसा लग रहा था कि उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं चुनाव में। दुर्ग जिले में ही जो है जातिगत राजनीति की शुरुआत कुछ वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन इस बार जो है जातिगत समीकरण पूरा गड़बड़ा चुका है। अब यह नहीं कर सकते कि इस जाति से खड़ा हुआ है वही विजयी होगा। इस बार क्या मानना चाहिए? मतदाता जागरूक हो, वह अपने क्षेत्र के विकास को देखते हैं, देश के विकास को देखते हैं। यह इस बार दुर्ग जिले में भी साबित हुआ। क्या करना चाहिए? देखिए, जातिगत समीकरण तो मायने रखता है, मैं इसको नहीं बोलूँगा, कहीं से नकारा नहीं जाता, लेकिन हाँ प्रत्याशी उससे बड़ा है और आपकी योजनाएं मायने रखती हैं। जो लोकसभा सीट अभी चुनाव में जो सबसे बड़ा देखने का आया है कि महिला सशक्तिकरण का सबूत देखने को मिला है। महिलाओं ने एक तरफा भाजपा पे विश्वास है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ से ज़्यादा मतों से अच्छे लीड किए हैं। आप देखिए महतारी बंधन योजना की जो किस्त आई है वो किस डेट पे आई है और कहाँ आई है, और एक गृहिणी जो होती है उसके खाते में अगर 1,000 आता है तो उसकी खुशी वो गृहिणी ही बता सकती है कि वो कैसे आया है। तो ये मैं जानूंगा और इसका बहुत बड़ा वो है। कांग्रेस ने जो 1 लाख रुपए देने की बात की थी, घोषणा राहुल गांधी ने दी थी, वो एक लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, अभी भी विश्वास नहीं, उस कारण से वो लोग उस पर ज़्यादा नहीं जा पाए। और हो सकता है कहीं ना कहीं इसका भी एक रहा कि 1 लाख के कारण कांग्रेस अपने इतने ज़्यादा सीटों से कांग्रेस विपक्ष में आज आई है। नहीं, कांग्रेस को शायद है, कांग्रेस इस जो हार के बाद भी अपने को जीत बता रही है, क्यों एक मजबूत विपक्ष के साथ वो है। तो इसका सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा आधार है, योजना आपको अच्छी लानी चाहिए, जनहित में लाना चाहिए और धर्म और उस पर कभी राजनीति नहीं करना चाहिए। और जातिगत समीकरण की रही बात, तो जातिगत समीकरण आप करिए, लेकिन आज की जनता पढ़ी लिखी है और जागरूक है। वो ये देख रही है कि कौन सा नेता हमको बरगला रहा है और कौन सा नेता हमको सही बोल रहा है। तो नेता अब इस चीज़ पे, इस बहकाव, मैं कहूँगा कि जनता को बेवकूफ़ समझना बंद कर दें। अब जनता नेताओं को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है और जनता इस बार के आप देखे होंगे वैभव की, आप खुद फील्ड में रहे हैं, लेकिन आपने यही सोचा होगा कि वाकई में मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया है तो कहीं ना कहीं 370, 380, 350 सीट आएगी, लेकिन जनता इतनी साइलेंट थी कि उसको पत्रकार नहीं पढ़ सके, तो मुझे नहीं लगता कि नेता पढ़ पाएंगे। पिछली बार जब विजय हासिल की थी लगभग 3,90,000 से अधिक मतों से विजय हासिल की थी और छत्तीसगढ़ में सबसे लीड से जीतने वाले नेता थे।
पिछले 5 सालों में कई बार ऐसा मौका आया जब वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए उनका नाम सामने आया और वो शपथ लेने की लिस्ट में शामिल रहे, लेकिन अंतिम समय में उनका नाम कट गया और वो मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। इस बार क्या मानना चाहिए कि वो दूसरी बार सांसद बने हैं? पिछले बार उन्होंने भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़कर उनको सिर्फ पाटन विधानसभा तक सीमित, बार जो है छत्तीसगढ़ में दूसरे लीड से जीतने वाले सबसे बड़े नेता पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तो क्या मानना चाहिए, इस बार जो है छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिलेगा और न सिर्फ राज्य मंत्री, अब तक जो है छत्तीसगढ़ से बने सिर्फ राज्य मंत्री का दर्जा मिला, इस बार को दुर्ग से जो नेता चुने हैं केंद्रीय मंत्री के रूप में स्थान मिलेगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। केंद्रीय मंत्री तो छत्तीसगढ़ से पिछली बार रेणुका सिंह थी केंद्रीय मंत्री, और हम सब लोगों ने भी किया था कि दिल्ली से बुलावा आ गया है, सांसद जी मतलब विजय बघेल फ्लाइट में बैठ गए हैं, विजय बघेल पहुंच गए हैं, कभी भी घोषणा हो सकती है, लेकिन वो एक कयास ही रहा। अब रेणुका केंद्रीय मंत्री बनी और इस बार फिर छत्तीसगढ़ से एक केंद्रीय मंत्री जाना है, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है और अब तक कोई चुनाव उन्होंने हारा नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं, तो उनका नाम आगे है। विजय बघेल जी की बात करें तो सबसे ज्यादा मतलब जो नाम का दावेदार मंत्री के लिए तो विजय बघेल की लगती है। उसका कारण है कि वो मतलब भाजपा के लिए उन्होंने विधानसभा चुनाव में जो काम किया है, जो उन्होंने वो जो घोषणा पत्र लाया था, उसके बाद भाजपा की सरकार बनी, फिर उन्होंने 2 बार, एक बार रिकॉर्ड मतों से जीत की, फिर उसके बाद फिर वही रिकॉर्ड मतों से जीत की, मतलब जनता का जो विश्वास है और जो उनका जो जातिगत समीकरण बोल सकते हैं, और दूसरा जो नेताओं के बीच में जो छवि है ना उनकी, वो एक अलग। जो नेता है संतोष पांडे का भी नाम दौड़ में शामिल है। उन्होंने भूपेश बघेल जैसे बड़े नेता को हराया है और लगातार दूसरी बार वो सांसद है। तो ये 3 नेताओं में से किसी एक पे तिलक लग सकता है, ये मेरा मानना है। बाकी केंद्रीय मंत्रिमंडल ये तय करेगा कि किसको मंत्री पद दी जाए। तो आप सुन रहे थे संदीप उपाध्याय जी से दुर्ग के उस राजनीतिक समीकरण को जो इस बार जो 24 के लोकसभा चुनाव में क्लियर हुआ है। इंडिया न्यूज के लिए दुर्ग से मैं बाबा।